जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आएंगे नवाज शरीफ साहब के मुंबई हमलों के बारे में मुतनाज़िया बयान से मुताल्लिक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुंबई हमलों से मुताल्लिक दिए गए मुतनाज़ा बयान ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भारत तक और आलमी सतह पे एक खलबली, एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। इस वक्त तक की लेटेस्ट अपडेट ये है कि मिशन पे आर्मी की तजवीज़ पे DGISP ने ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी गई है, सजेस्ट किया गया है कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाए जिसमें जो मुंबई हमलों के बारे में मिसलीडिंग स्टेटमेंट है उसके बाद की सूरत हाल पे गौर किया जा सके। एक बार फिर से वही अखबार है जिसके बारे में पहले भी डॉन लीक्स का एक बहुत खड़ा हुआ था, जिससे नून लीग की गवर्नमेंट उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब शदीद मुश्किल में आ गए थे। और कहा जा रहा है कि आज तक नवाज शरीफ साहब को जो सियासी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है ये उसी डॉन लीक्स की स्टोरी के हवाले से। ये जो डॉन अखबार में उन्हीं रिपोर्टर सिरिल अलमाइडा ने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया है, इसे डॉन लीक्स पार्ट 2 कहा जा रहा है। क्या एक बार फिर से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं तनाज़ात का शिकार हो सकते हैं? इस पर जाने से पहले उस तमाम इंटरव्यू में कुछ 1, 2, 3 लाइंस हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, जो कि वजाहत मांगती हैं। वो आपके सामने मैं पढ़ देती हूँ। नवाज शरीफ साहब ने रिपोर्टर को इंटरव्यू कहा कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्टिव, call them non-state actors, should we allow them? ये जो allow करने का लफ्ज़ है, हम उन्हें इजाजत दे दें टू क्रॉस द बॉर्डर, कि वो सरहद उबूर करें और 150 अफराद को मुंबई में कत्ल कर दें। ये जो इजाजत देने वाला कॉन्टेक्स्ट है, इससे बज़ाहिर ये तासुर पैदा होता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को खुदा न खास्ता रियासत पाकिस्तान की तरफ से या रियासती इदारों की तरफ से कहीं ना कहीं इजाजत दी गई। ये तासुर पैदा होता है और इसी एक सेंटेंस हंगामा खड़ा कर रखा है। उसके आगे नवाज शरीफ साहब सवाल करते हैं कि एक्सप्लेन इट टू मी, मुझे ये समझाइए, वाई कांट वी कंप्लीट द ट्रायल, कि हम इस ट्रायल को मुकम्मल क्यों नहीं कर पाते। ये काफी फैक्ट से हटकर नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट है नवाज शरीफ साहब का। 3 बार के वो साबिक वज़ीर आज़म हैं और उनके इस स्टेटमेंट का फैक्चुअली रिस्पांस दिया चौधरी निसार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक तरह से नवाज शरीफ साहब की मुखालिफत में थी चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको फिर मारवी मेमन साहिबा ने एंडोर्स भी किया। सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर आज़म रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने इरादी तौर पे इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया हो। अगर तो ये इरादी था तो फिर इसका मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का बयानिया नहीं है, ये हकाइक से बहुत दूर है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म, क्योंकि वो 3 बार के वज़ीर आज़म रहे हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है? क्योंकि आइन में जो वज़ीर आज़म का हलफ कि मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी ऐसी चीज जो कि मेरे नॉलेज में लाई जाए वो शेयर नहीं करूंगा जब तक के वो बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारियों में शामिल ना हो, उसको डिस्क्लोज करना। नवाज शरीफ साहब जो कि न्यूक्लियर धमाकों का क्रेडिट लेते हैं, बहुत से एटमी राजों के अमीन हैं, उनकी तरफ से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इस किस्म का मिस कैलकुलेटेड या इस किस्म का इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बगैर सोचे समझे देंगे भी। शहबाज शरीफ साहब ने तो अपने बड़े भाई और अपने ताहयात कायद की हिमायत की है। आज सिंध में उन्होंने जलसा किया है, नून लीग की तरफ से एक वजाहती स्टेटमेंट भी आ गया है, लेकिन इस वक्त मुल्क में एक तूफान बरपा है। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होने जा रहा है। पूरे नवाज शरीफ साहब के बयान के खिलाफ, उनके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज करने की दरखास्तें दी जा रही हैं। क्या मुल्क एक और एनार्की की तरफ जा रहा है? और आलमी सतह पे नवाज शरीफ साहब के इस बयान के रिपरकशंस क्या होंगे, इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ हैं साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शेरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शेरी रहमान साहिबा। और आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन उसके बाद अब
ने सजेस्ट किया है वजीर आजम को कि इस मिसलीडिंग स्टेटमेंट पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाए। कितना तशवीशनाक है, आपको लगता है कि मुल्क में एक और एनार्की की सूरत हाल क्रिएट हो रही है और आलमी सतह पे इसका असर क्या होगा इस सारे फियास्को का? जी फरीदा, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आलमी सतह पर तो बहुत ही बहरानी कैफियत होगी पाकिस्तान के लिए। से भी एक बहुत सख्त और मुश्किल और जिसे मैं कहती हूँ हार्ड बयानिए का सामना कर रहे होते हैं। वैसे भी हमें एक आलमी सतह पर एक कठेरे में खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि जितनी भी दहशतगर्दी है खित्ते में, दीगर इलाकों में मुल्क के जहाँ जहाँ बहुत सारे बड़े दहशतगर्द होते हैं, हादसात या साने, उसमें पाकिस्तान का हाथ है और ताने बाने जोड़े जाते हैं। वैसे भी गैर रियासती सतह पे तो बहुत ही एक मुश्किल नैरेटिव होता है पाकिस्तान को फेस करने का, सफारत खानों को, खारजा दफातर को और हुकूमत को भी। जाहिर है पाकिस्तान और हुकूमत एक ही चीज होते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा था, 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और नवाज शरीफ कुछ अजीब से दोहराए पे खड़े हैं कि पाकिस्तान एक बहुत कड़े इम्तिहान को अकेले फेस कर रहा है और हुकूमत बिल्कुल अपनी एक ज्यादती बयानिए में मुलविस कि अपने आप को किसी तरह सियासी शहीद के लिबादे में करके वो पाकिस्तान का जो भी गत बने वो एक हम जबान बन जाएं इंटरनेशनल बयानिए में, जो पाकिस्तान को कठेरे में बिल्कुल चोर बना के रखता है। जी मेरे ख्याल में बहुत ही एक अफसोसनाक अमल है और मैंने जो सवाल पूछा है मैं समझती हूँ सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लबों पर ही है कि आप चाहते क्या हैं आप। अगर और जो आपने देखा मियां शरीफ साहब ने कहा कि तोड़ मोड़ के बयान दिया गया है, तोड़ मोड़ के अगर दिया है तो फिर वो वापस लें अपने अल्फाज बिल्कुल। और मुल्क को मुतमईन करें कि मैंने अपना ओथ ऑफ ऑफिस और अपना हल्फ जो है पाकिस्तान की झंडे को और वकार को मुस्तकिल उसकी दिफा करना और उसके मुश्किल हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े होना। इसी से कनेक्टेड सवाल मैं आपसे करना चाहूँ, ये गिवन सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है वो डेफिनेटली गलत है। इस बयान पे जाहिर है सब तनकीद भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी शदीद तनकीद की है, जवाबदेही भी की जा रही है, लेकिन बार करार देने का ट्रेंड है ये भी यकीनन उतना ही गलत है जितना कि ये बयान गलत है। जी बिल्कुल, एकदम से गद्दारी का मुकदमा बना देना भी मैं समझती हूँ मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। और मैंने भी अक्सर होगा कि इसमें जो भी सफाई या वजाहत पेश कर सकें, शायद उनका कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की गई हो तो ये कर लें। ठीक। क्योंकि क्यों आप पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह अलम उठाएंगे? देखें गैर रियासती अनासर मुल्क में भी मौजूद हैं, होते हैं और हम उसके खिलाफ बिल्कुल एक जिसे कहते हैं जंग में हैं। ठीक, बिल्कुल कुर्बानियां दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शेर रहमान साहिबा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कसूरी साहब, और क्या कहेंगे आप नवाज शरीफ साहब के बयान पे? क्या डॉन ने तोड़ मरोड़ के पेश किया या मीडिया ने भारत के और पाकिस्तान के इसको तोड़ मरोड़ के उठाया, या क्या नवाज शरीफ से अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है? देखिए, मैं इसका सिंपल अल्फाज में जवाब दूंगा, को घेर फेर के बात नहीं करता, जो सीधी सादी जो मुझे समझ आ रही है बता देता हूँ। मुझे अफसोस हुआ है मियाँ साहब का यह बयान पढ़ के। मैं साबिक वजीर खारजा हूँ, मैंने 850 सफ़े की किताब लिखी है, से राजों का अमीन हूँ, और ख़ास तौर पर जब न्यूक्लियर प्रोग्राम हो रहा था या कश्मीर के मामलात थे मैंने बहुत लिखा उस पर, लेकिन मैं बहुत केयरफुल था कि कोई ऐसी चीज़ ना आए जो किसी गैर मुल्क के हाथ में आके उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। मियाँ साहब को अगर हम मान भी जाएं कि उनको गुस्सा है, जिसको वो क्या कह रहे हैं खलाई मखलूक, तो वो तो रोज इजहार कर रहे हैं पब्लिक मीटिंग्स में, उन्होंने कोई शक नहीं छोड़ा कि उनको गुस्सा है, लेकिन हर चीज का एक तौर तरीका होता है। इससे
आप अगर आपका ये ख्याल है, मैं इसको दो तरीकों से, एक तो ये गैर मुनासिब था और अगर इंडिया ने फायदा उठाया है तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, ये मियाँ साहब के अपने मफाद में नहीं। देखिए, अगर मियाँ साहब ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, वो तो मैं भी चाहता हूँ, मैंने तो इतनी बड़ी किताब लिख दी, लेकिन बेहतर करने का कोई तरीका होता है। जस्ट टू बी डेविल्स एडवोकेट, आपने कहा कि तरीका होता है, जस्ट टू बी डेविल्स एडवोकेट कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने स्टेट की बात नहीं की, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की है। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज यह कहा कि नवाज शरीफ ऐसा कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। नून लीग की वजाहत भी आ गई। एक तो इसका जवाब दीजिएगा, दूसरा कहा जा रहा है कि इसी तरह के बयान दुरानी ने भी दिए, जनरल मुशर्रफ ने भी दिए, इमरान खान भी देते रहते हैं, तो उनके बयानात पे ऐसा तूफान क्यों उठाया जैसा कि नवाज शरीफ साहब के बयान पे उठाया जा रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आप ये कह देती हैं कि इस किस्म के बयानात तो मैं भी दे चुका हूँ, और मैंने बयानात नहीं दिए, मैंने तो किताब लिखी है, और मैंने कहा है नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हक में नहीं जा रहे, बल्कि मैं तो यहाँ से पढ़ के कहूंगा, इशफाक परवेज कियानी ने पहली दफा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से काकुल पे पासिंग आउट परेड पे कहा था कि डेंजर्स, इंटरनल डेंजर्स आर ग्रेटर देन एक्सटर्नल डेंजर्स। मसला तो क्लियर था, यानी नॉन स्टेट एक्टर से खतरा ज्यादा है और हिंदुस्तान से कम है, ये उन्होंने कहा था। और इसलिए मैं ये समझता हूँ, उसके बाद जनरल राहील हो रहा, और अभी जो लेटेस्ट बयान जनरल बाजवा का आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बराबरी की बुनियाद पर भारत चाहेंगे ताल्लुकात बेहतर करें, वो एक ही जुमरे में आ रहे हैं। लेकिन जिस पे एतराज हो रहा है, एक तो कॉन्टेक्स्ट है, एक टाइमिंग है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एक तरफ तो मियाँ साहब ये फरमा रहे हैं कि खलाई मखलूक जो है वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है, करें, वो इलेक्शन कैंपेन है, वो बयान कर रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, वो गुस्सा निकालने पे किसी को एतराज हो ना हो, एनीवे दैट्स फॉर हिम टू डिसाइड। फायदा का नुकसान ये भी वो खुद फैसला करें, लेकिन उसका उस कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे सवाल करें जिसका नतीजा ये निकलता हो को मैं तो चाह रहा था, ये नहीं चाहते। देखिए, मैंने अपनी किताब में कहा है कि नहीं फायदा नॉन स्टेट एक्टर से रोकना चाहिए। नहीं कहा कि जनाब मैंने तो बड़ी कोशिश की लेकिन फौज नहीं मानती थी, ISI नहीं मानती थी। ओ भाई, ये कोई तरीका है? मैं मुल्क का वजीर खारजा था, मेरी लियाकत, मेरी क़यादत, मेरे तदब्बर का इम्तिहान था कि मैं उन्हें कायल करूं कमरे के अंदर बैठ के। तो देखें, हमारी एजेंसीज होती है ना, बरतानिया, पाकिस्तान, भारत, इंडिया, अमेरिका, ये कोई ऑर्डर ऑफ सेंट एंटनीज की नन्स इनको नहीं तैयार करती, ये किसी ननरी में नहीं तैयार होते। इनका मकसद और ट्रेनिंग होती है नुकसान पहुंचाना, जिसको ये दुश्मन तस्वुर करते हैं। तो इसलिए ये आप समझ लें, हर चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है, तरीका होता है। मैंने तो पूरी किताब लिख दी है इस बात पे, और मैं इंडिया से अमन के भी हक में हूँ, और मैं चाहता हूँ, लेकिन और मैंने आपको कहा कि फौज की भी मुखालफत मुझे नहीं पेश आई, लेकिन उसका एक तरीका है, कमरे में बैठे कायल करें। इस तरह तो इंप्रेशन ये मिल जाएगा, जैसे आपने कहा आप तो डेविल्स एडवोकेट बन रही हैं, दूसरे डेविल नहीं बनेंगे दुनिया के दीगर ममालिक में, वो उससे वो नतीजा करेंगे। कसूर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, मैं इस पे आपका कमेंट जरूर चाहूंगी कि नवाज शरीफ साहब का बयान डेफिनेटली गलत है, मिसकैलकुलेट बयान गलत है, लेकिन इस पे जिस तरह से गद्दार करार दिया जाना, गद्दारी के लेबल लगा देना, ये भी गलत है, राइट? मेरी तो सारी जिंदगी में ये रहा है जी, मैं तो बात दलील से करता हूँ। इस किस्म के मैं लोगों पे ना लेबल लगाता हूँ, ना मैं इसको मुनासिब समझता हूँ। जो मेरे ख्यालात थे मैंने उसका इजहार कर दिया। मुझे अफसोस हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वजीर खारजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वजीर खारजा खुर्शीद हमारे साथ थे। प्रोग्राम में लेते हैं क्विक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी अहम तरीन मसले को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी हवाले से बात करेंगे नवाज शरीफ साहब का मुंबई हमलों के बारे में बयान, आर्मी का वजीर आजम को तजवीज देना कि इस मिसलीडिंग स्टेटमेंट पे कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाए, आइंदा क्या होने जा रहा है, इसी पर डिस्कशन एंड डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार दानिश्वर हैं जनाब अवैस तौहीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार
अमजद शुएब साहब, जनरल अमजद शुएब साहब, सर अस्सलाम वालेकुम आपको भी। और थोड़ी ही देर में टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ होंगे अली मोहम्मद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं। अवैस तौहीद साहब, क्या कहेंगे आप नवाज शरीफ साहब के बयान पे? नून लीग की वजाहत सामने आई है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तोड़ मरोड़ के एक अंग्रेजी अखबार डॉन ने इसको शाया किया और फिर भारत और पाकिस्तानी मीडिया ने भी तोड़ मरोड़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस पे हंगामा खड़ा कर दिया। देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने बहुत सोचा समझा ये बयान दिया है और सोच समझ के ही जो डॉन के जो एडिटर्स हैं उनको उन्होंने पब्लिश किया है। ये 8वें 9वें पैरे के अंदर जो कंट्रोवर्शियल पैरा जो आपने अपने इब्तदाइये में भी दोहराया था कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्टिव और कॉल देम नॉन स्टेट एक्टर्स की गैर रियासती इनाजर उन्हें कहें कि क्या हम उन्हें इजाज़त दें कि वो बॉर्डर क्रॉस करके 150 लोगों को मुंबई के अंदर मार दें। दूसरा उन्होंने कहा कि वाई कांट वी कंप्लीट द ट्रायल। तो ये तो दोनों चीज़ें उन्होंने बात की है कि देखें जो उनकी सियासी FIR है उसके अंदर रियासत को चार्जशीट कर दिया है और रियासत के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक खुल्लम खुल्ला एक महाज खड़ा किया है, सोच समझ के किया है। और वो ये समझ रहे हैं कि इससे पहले जो उन्होंने अदलिया के खिलाफ एक बयानिया दिया था और बैनुसतूर इस्टेब्लिशमेंट को वो ललकार रहे थे या बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरी स्लीव्स में ये है, मेरी जेब में ये है, मैं बड़े राज अफशा कर दूंगा। आज उन्होंने उसका खुल्लम खुल्ला उसका इजहार किया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये रियासत उन्हें 3 मरतबा गेट कीपर रखा है नवाज शरीफ साहब को। ऐसा कोई बगैर सोचा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया गरीदा उन्होंने। और आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात कि उन्होंने 3 उनके अगर इंटरव्यू आप देखें तो उन्होंने अगर इसमें आप नुक्ते निकालें तो एक तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क में इस रियासत के अंदर मुतवाज़ी तौर पे 2-3 हुकूमतें रूल कर रही हैं। यहाँ पर एक आईनी हुकूमत होनी चाहिए। इसका मतलब है वो बराह रास्त बात कर रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की और फौज की कि वो यहाँ पर मुतवाज़ी हुकूमत चला रही है, जो इंट्रो में है इस इंटरव्यू के जो पब्लिश हुआ है। फिर उन्होंने साथ साथ में कहा कि जी जो PTI के अंदर जो गए हैं जनूबी पंजाब MLN के लीडर यानी कि ये खुसरो बख्तियार वगैरह, उनको वो मजबूर किया गया और उनको PTI की झोली में डाला गया। तो बहुत सोचा समझा बयान है, लेकिन इसके रिपरकशंस इसके न सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स पे बल्कि रीजनल और इंटरनेशनल इंप्लिकेशंस हैं। यहीं पे आपको रोकूंगी। आप चूंकि एडिटर, आप सीनियर सहाफी हैं, अब नून लीग की वजाहत ये आ रही है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये तोड़ मरोड़ के है। इस लफाजी से जो वर्डिंग है कोट अनकोट, आपको लगता है कि अंग्रेजी अखबार डॉन ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया? 25-26 साल हो गए मुझे नवाज शरीफ साहब की उर्दू और अंग्रेजी सुनते हुए। रिपोर्टर भी BBC के लिए भी और AFP के लिए भी, और ख़ासतौर पे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब साक की साइडलाइंस पे इनकी और वाजपेयी की मुलाकात थी, जब भी इनके इंटरव्यू किए हैं, जब ये जेल के अंदर जा रहे थे उस वक्त भी इनके इंटरव्यू किए हैं। इनकी अंग्रेज़ी एक महदूद वोकैबुलरी के गिर्द घूमती है। अगर आप जुमलों की साख देखें वो भी बहुत ही सादी ज़बान के अंदर हैं कि छोटे-छोटे जुमले, आई एम कमिंग, सो यू नो सर, नो मतलब इसमें कोई मैं उनको वो नहीं कर रहा। हर एक की लिमिटेशंस होती है, जिस तरह कि उनकी तो ये के अंदर ये नहीं हो सकता कि मिसकोट किया हो, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस वक्त इंटरप्रेट कर रहे हो। लेकिन एज फार एज द पब्लिश स्टोरी इज कंसर्न, इंटरव्यू इज कंसर्न, और सिरिल अलमेडा की अंग्रेजी की कॉम्प्रिहेंशन मेरी अंग्रेजी की कॉम्प्रिहेंशन काफी बेहतर है, प्रोफेशनल एडिटर्स हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको आउट ऑफ सोचा समझा है बयान। और फिर जो माजी का एक एपिसोड हुई थी डॉन के अंदर, इन्होंने चूज डॉन को इस तरह से किया है कि उसके इंटरनेशनल रीडर्स हैं। Don.com से वो स्टोरी पिक होगी, सबसे जो एक रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर समझा जाता है पाकिस्तान का, वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो ऐसी बात नहीं है, 1985-86 से सियासत में हैं, तो ऐसे नादान नहीं है। इस वक्त वो एक पूरी जंग लड़ रहे हैं, उनके बकौल उनकी साहबजादी मरियम के बकौल के वो पार्लियामान की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इस बयान से उनका महाज जो है वो खुल्लम खुल्ला सामने आ गया। और मैं समझता हूं कि मिलिट्री और जो सिविलियन जो एक टेंशन थी वो पीक पर होगी। लेकिन अफसोस के साथ कहने की बात यह है कि ये सिर्फ मुल्की मामला नहीं है, ये ऐसा मुंबई अटैक का जिसके रिपरकशंस इंटरनेशनल भी होंगे। ट्रंप बड़ा हॉस्टाइल इस वक्त नजरें रखते हैं अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान का सारा जो ब्लेम है
ہرات سے لے کے مزار شریف تک. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری غلطیاں نہیں ہیں, غلطیاں ہیں افغانستان میں, لیکن وہ سارا بلیم جو ہے وہ پاکستان کے شولڈرز پہ ڈال رہے ہیں. اس وقت وہ وہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, انڈیا کے ساتھ نیکسس ہے. ایسی صورت میں ایران نیوکلیر ڈیل کے ساتھ وہ پل آؤٹ کر گئے ہیں, تو اس ریجن پہ اس کے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس بیان سے, اس تیر سے, یہ جو کمان سے زہریلا تیر نکلا ہے, وہ بھی سابق وزیر نواز شریف صاحب کی زبان سے ناقابل تلافی نقصان ہوگا. کمان سے زہریلا تیر نکلا ہے. اور میرے لیے تمام تر الارمنگ چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت الارمنگ ہے کہ اس سارے کانٹیکسٹ میں, اس سارے انٹرویو میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ پریزیڈنٹ پیوٹن has said this, پریزیڈنٹ شی has said this. چائنا اور رشیا کے سربراہان مملکت کا باقاعدہ براہ راست نام لے کے نواز شریف صاحب نے کیا پاکستان کی فورن پالیسی کو بھی ایک دھچکا پہنچایا ہے. اوور ٹو جناب امجد شعیب صاحب, کیا کہیں گے آپ اس سارے فیاسکو پہ, اور خاص طور پہ سول ملٹری ریلیشن شپ؟ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تجویز کیا ہے ملٹری نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بڑا ایک واضح چیز آپ کے سامنے آ گئی. ڈان لیگز کے اوپر اب نامکمل تھی تحقیقات, آج مکمل ہو گئیں, کیونکہ پتہ لگ گیا کہ ڈان لیگ کا خالق کون تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے. آج انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ مخالفین وہ آج چھلانگے مار رہے ہیں. قصہ یہ ہے کہ پاکستان میں 70,000 لوگ مارے گئے, اور انڈیا جو ہے وہ سپانسر کرتا تھا ٹیررزم افغانستان سے. چک ہیگل نے بھی مانا, خود بہت سارے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, کلبھوشن بھی آ گیا. پھر آپ دیکھیے کہ عمر خالد خراسانی کی تمام ایکٹیویٹیز اور را کا احسان اللہ احسان ہمارے پاس ہے, اس نے ساری تفصیلات بتائیں. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس شخص کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا جہاں یہ کہے کہ انڈیا نے بڑی بربریت کی ہے. ہم نے شواہد اکٹھے کیے کہ افغانستان اور انڈین کونسلیٹ میں کس طرح پیسہ دیا گیا اس آپریشن کے لیے اور کس شخص نے دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈوزیر کا حصہ ہیں, لیکن اس شخص کے منہ سے کبھی یہ بات نہ نکلی کہ انڈیا نے ہمارے 150 بچے مروا دیے. یہ وہ چیز ہے جو اپنے اندر سے چیز, یہ کہنا کہ آج میاں صاحب نے یہ بیان دے دیا, نہیں, یہ پہلے دن سے اس چیز پہ کام کر رہے تھے. اور ان کے بڑے کلپس ہیں, بڑے بیانات ہیں جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, آپ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, ہم ایک لکیر بس درمیان میں آ گئی ورنہ آپ اور ہم ایک ہی ہیں. یہ بڑی باتیں ہیں جو اس شخص کے ساتھ منسوب ہیں. انہوں نے جو نقصان کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کی تلافی تو ٹھیک ہے کہ اب جا کے وہاں پہ رونا روئے گی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اور کوشش کرے گی کہ حکومتی سطح پہ اس کا کوئی ڈیمیج کنٹرول کیا جائے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے شواہد ہیں جو کہ ہمیں بری ذمہ کر رہے تھے. جس کی ایک کتاب لکھی جرمن سکالر نے, جس میں بیٹریل آف انڈیا کتاب کا نام ہے, جس میں اس نے ثابت کیا ہے 5 سال کی ریسرچ کے بعد کہ یہ فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے موساد کے ساتھ مل کے کرایا. سی آئی اے کی تائید تھی. ڈیوڈ ہیڈلے اس میں شامل تھا جو امریکہ کا ایک سی آئی اے کا ایجنٹ تھا, ٹریول ایجنٹ بن کے انڈیا میں کام کرتا رہا. 2 بھائی پلانٹ کیے گئے تھے انصاری بردرز, وہ پکڑے, وہ انڈیا میں چلے گئے, انڈیا کے پاس ہیں, ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے باوجود, اور پھر آپ دیکھیں کہ خود انڈیا کا جو بامبے کا وہاں پہ انسپیکٹر جنرل پولیس تھا اس وقت, اس نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ جی کا صاحب ہمارے پاس پہلے سے تھا, ہم نے اس کو نیپال سے پکڑا. یہ تو دنیا ہمیں بتا رہی ہے. جب آپ انڈیا کی اتنی مثالیں دے رہے ہیں تو یہاں پر بھی ایک طبقہ, ایک حلقہ ایسا ہے جسٹ بی ڈیولز ایڈوکیٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے بھی اس طرح کے بیانات دیے, جنرل محمود درانی نے بھی اسی طرح کی باتیں کی, جنرل حمید گل نے بھی کہیں, عمران خان صاحب نے بھی کہیں. تو ان باتوں پہ اتنا طوفان کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ نواز شریف پر کیوں اتنا طوفان ہے؟ سر ایک ریکال ذرا کر لیں کہ کیا کچھ. جی پروڈیوسر صاحب ذرا وہ چلا دی. سر ایک ذرا ریکال کر لیں کہ وہ کہا کیا تھا ان تمام جنرل صاحبان نے. جی پروڈیوسر صاحب ذرا وہ چلا دیجیے گا کلپس, اور اس کے بعد پھر جنرل صاحب سے یہی سوال کرتے ہیں. اب پاکستان میں پھر ان کو ہیروز ریسیپشن دی گئی, ان کی بالکل ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور ہم ان کے سپورٹ میں تھے کہ یہ مجاہدین ہیں جو انڈین آرمی سے لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے. یہاں پھر یہ لشکر طیبہ وغیرہ بنی, بہت سی 10-12 اور بھی بنی, وہ ہمارے ہیرو تھے جی. ان کو اپنے بھائیوں بہنوں کو کشمیر میں اپنی جان کے اوپر کھیل کر کے جا کر لڑ رہے تھے. اب دیکھو نا, attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan
on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. Unfortunately, mistrust overruled common sense. Incidentally, at that point in time, I was the National Security Advisor of Pakistan. یہ جو بمبے کے بلاسٹ کے بارے میں بلیم ٹھیک ہی ہے کہ یہ کوئی لشکر طیبہ کوئی اور مجاہدین. I think it's possible. I don't know the exact what has happened, but I do believe that it is possible. I do believe that if it is the case, I certainly believe that these are non-state. جہانگیر شعیب صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی میں تو بات کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا. آپ نے یہ درمیان میں سنائی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جنرل مشرف کا بیان خالصتاً کشمیر کے اندر کا، اور وہ زمانہ تھا 2004 سے پہلے جب ہم لوگوں کو بھیجا کرتے تھے. 2004 جنوری میں ایگریمنٹ ہوا کہ سیز فائر جو لائن ہے اس کو اب کنٹرول رکھا جائے گا اور وہاں پہ کوئی وائلیشنز نہیں ہوں گی. امریکنز نے ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ کرایا. 2004 کا نہیں، یہ 2004 کا نہیں، صرف 2 ہفتے پہلے جنرل مشرف نے میرے پروگرام میں بھی انڈورس کیا کہ ہم بھیجتے رہے ہیں، ہم ٹھیک کرتے رہے ہیں. چلیں جنرل درانی صاحب پہ آ جائیے. انہوں نے ایگزیکٹلی اس انسیڈنٹ دیکھیں غریدہ بات مجھے مکمل کرنی دیں کیونکہ میں بات جب کر رہا ہوں تو پھر وہ وضاحت نہ ہوگی تو بڑا غلط میسج آئے گا. جنرل مشرف 2004 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے بیان تو کچھ دیر پہلے دیا لیکن جو بات کر رہے ہیں وہ 2004 کے پہلے کی. 2004 کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جب زبردستی وہاں سے یہ سارے لوگوں کو بھگایا جو کہ جماعت اسلامی کے تھے، لشکر طیبہ کے تھے، جیش محمد، یہ وہ سب تھے، تو اس میں سے پھر ہمارے خلاف وہ لوگ ہو گئے کہ جی ہم نے کشمیر کا اس کو ڈچ کیا ہے، تو اس میں سے بنے پھر پنجابی طالبان. مہربانی کریں. اب جنرل میں چپ ہوں، میں خاموش ہوں، آپ کریے. دیکھیے جنرل درانی کا بیان جو ہے وہ بالکل جنرل درانی کا بیان بالکل وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی کی ہے. میں جب کہتا ہوں کہ کسی نے زیادتی کی ہے یا کسی نے غداری کی ہے تو اس میں جنرل درانی کو بری الذمہ نہیں سمجھتا. میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں. میرے لیے نہ نواز شریف مانی رکھتا ہے نہ مشرف. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے. جنرل درانی بالکل مجرم ہے اس بات کا. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے تو واقعی اس کے بیان کی بڑی اہمیت ہے. ایک پرائیویٹ سٹیزن پاکستان کا کوئی بھی بیان دے دے لیکن وہ نواز شریف کے بیان کے برابر نہیں ہو سکتا جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے. یہ باتیں آپ سمجھے کیا کدھر آپ ایکویٹ کر رہے ہیں کس چیز سے؟ ٹھیک، یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک عام آدمی ایک شہری کے بیان کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی فوجی نے بیان دیا تو میں اس کو میں دفاع کروں گا اس کا. نہیں، جس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے وہ مجرم ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ایڈیٹوریلی دیکھیں غریدہ جن صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غیر ریاستی عناصر کا آن دیر اون کوئی بھی ایکٹ کرنا وہ الگ ہے، لیکن یہ تاثر دینا ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بیان سے کہ انہیں بھیجا گیا، انہیں اجازت دی گئی کہ وہ بارڈر کراس کر کے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں ریاست نے بھیجا. یہ پوائنٹ جو ہے میرے خیال میں اسی پر آپ بھی بات کر رہی ہیں اور اسی پہ جنرل صاحب بھی کر رہے ہیں کہ یہ تاثر غیر ریاستی عناصر تو کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ہم خود تک 60-70 ہزار لوگ مارے گئے ہمارے. تو میں سب یہ کہہ رہا چاہتا ہوں اگر غریدہ نے مجھے ٹائم دیا تو میں بہت اہم چیز آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سمجھ لگ جائے گی سارے قصے کی. جی جنرل صاحب آپ بولیے، بولیے پلیز کہیے. نہیں بڑی مہربانی. دیکھیں میں وضاحت دے دوں. جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا ابھی انڈیا نے ہمارے اوپر الزام عائد نہیں کیا ہوا تھا. میاں صاحب نے وہاں سے سری لنکا سے ٹیلی فون کر کے مودی کو کہا کہ میں جا کے اس کی انویسٹیگیشن کروں گا. کیا ضرورت تھی؟ اور اس کے بعد آ کے انہوں نے ایک FIR درج کروا دی. پھر انکوائری کے لیے جب کہا تو انکوائری انہوں نے کہا جی کہ IB کرے گی، ISI نہیں کرے گی. یہ ہم نے کہا جی زیادتی ہے. پھر بڑی مشکل سے IB اور ISI کی کمبائنڈ کی، کوئی ہمیں کوئی شواہد نہ ملے. اسی دوران میں جب ہم تحقیقات کر رہے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ ایک واقعہ گجرات میں ہونے والا ہے. پھر گجرات کے واقعے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ 10 لوگ حصہ لیں گے جن میں سے 6 کے نام پتا چلے. ہم نے انڈیا کو بتایا کہ جی یہ ناصر خان جنجوعہ نے ٹیلی فون کر کے اجیت دوول کو بتایا کہ گجرات میں یہ واقعہ ہونے والا ہے اور یہ لوگ ہوں گے. اس میں سے 6 اگر ہم شامل تھے ہم کیوں بتاتے؟ اور پھر وہ لوگ اگر انہوں نے پکڑے تو انڈیا کیوں نہیں سامنے لے کے آیا؟ اور نواز شریف صاحب کو وہ ساری انکوائری جمع کرائی گئی
वो इन्होंने रख के आज दिन तक कभी पब्लिक नहीं की, जिसमें वाज़ेह बताया गया है कि ये पठानकोट का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। क्या नियत थी नवाज शरीफ साहब की कि वो पब्लिक में क्यों नहीं लेके आए इंक्वायरी? क्यों नहीं अपने वतन को, अपने मुल्क को बरी जिम्मा करवाया उस इल्जाम से जो इंडिया बाहर से लगा रहा है? पॉइंट को रेज करते हैं। अवैस तौहीद साहब, व्हाट नेक्स्ट? अब नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नजर आता है? खासतौर पे कल के बाद सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आपको कहां जाते हुए नजर आ रहा है? ये तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गया इस बयान से, लेकिन जो कानूनी जो लड़ाई है उसका मंतकी अंजाम हो रहा है। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ फैसले आने मुतवक्को हैं इसी माह के अंदर, और उनको ये बात का खदशा है कि केयर टेकर सेटअप के अंदर उन्हें सजा सुनाई दी जाएगी। यही अंदरूनी सर्कल्स में भी वो बात कर रहे हैं, और उसी लड़ाई के अंदर वो इस एक ऐसा क्रिटिकल महाज खोलना चाह रहे हैं जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने खोला है, जो इससे पहले अदलिया के खिलाफ एक महाज खोला था, और वो इन्हीं महाजों पर अपनी सियासी बका की जंग लड़ना चाह रहे हैं। और इसी चालों से मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो किसी खाई में ना गिरें या अपने गिरदाब में ना फंसे। एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्रूशल पॉइंट है खुद नवाज शरीफ साहब, शरीफ खानदान की सियासी बका के लिए, जो उन्होंने इस बयान से हासिल करने के लिए, नताइज हासिल करने के लिए किया, लेकिन उससे एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है रियासत के लिए, मुल्क के लिए और खुद उनकी सियासत के लिए। ठीक है, सिंस वी आर अप्रोचिंग द क्लोजिंग, तो मैं एक क्विक कमेंट अवैस तौहीद साहब आपसे भी और जनरल साहब आपसे भी लेना चाहूंगी कि ठीक साहब का बयान बिल्कुल गलत है, लेकिन गद्दारी के लेबल लगाना ये भी तो गलत है। जनरल साहब जरा क्विक कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, उनका मकसद क्या था? वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जिसमें कि इंडिया और अमेरिका शामिल है,